नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की इस लाइव सीरीज में कर रहे थे ईवीएस सेक्शन, एवीएस के पीवाईक्यू। हमने इसके बहुत सारे वीडियो कर लिए हैं, लगभग 7-8 वीडियो आ गए हैं। आज इसका 9वां वीडियो आ रहा है। आप इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से देखिए। अगर आप जब देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि हम कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताते हैं, और वो फैक्ट आप देखेंगे कि डायरेक्ट ही रूप से ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन फैक्ट से ही पूछे गए हैं, जिसके बारे में भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। जो भी फैक्ट आ रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं, और आगे के पेपरों में आप देख रहे हैं लगातार क्वेश्चंस के फॉर्म में वो सारे फैक्ट मिल जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की नोट्स जो है वो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। हमारी कोशिश तो यही है कि आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि बहुत लेट करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप पढ़ कैसे पाएंगे। तो जैसे ही एनसीईआरटी के नोट्स में क्या हम एक विजुअल तरीके से तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे मटेरियल के साथ साथ कुछ एडिशनल मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। क्योंकि जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, आप जो क्वेश्चन का प्रारूप देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जानकारी मांगी जा रही है वो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एडिशनल जानकारी भी मांगी जा रही है। तो इस तरीके से नोट्स को तैयार किया जा रहा है कि जो भी उसके एडिशनल जानकारी की आवश्यकता है आपको उस पेपर को लेकर के वो आपको मिलती रहे। ठीक है, अगर इसका आपके कंटेंट अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो आने वाली अपडेट है, चाहे वो एनसीईआरटी के नोट्स की अपडेट हो या आगे की क्वेश्चंस की अपडेट हो, तो आपको मिलती रहेगी। हाँ, कल से आपका एक सीडीपी का नया सेशन स्टार्ट हुआ। एक मैम स्टार्ट की है सीडीपी के नए सेशन के तहत। तो उसमें उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों को वो पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सीडीपी में आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ से वो सारे कीवर्ड कौन से हैं, कीवर्ड हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अभी पहले उस सेशन को किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि एक समझदारी आपकी उस डायरेक्ट कीवर्ड से एक समझदारी आपकी विकसित हो जाएगी। उस समझदारी के तहत जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे सीडीपी का, तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं उसके जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, लगभग 30 क्वेश्चन में 14 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट करके पूछे जाते हैं। ये 14 से 15 क्वेश्चंस आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएंगे, और बहुत छोटा नोट्स होगा, 3 से 4 वीडियो का नोट्स होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और आपको ये सारे जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, @GS Live with KK के नाम से रहेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको प्रॉपर सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके लिए मेहनत बहुत हो रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि उत्साह बढ़ा रहे और आपके साथ ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो भी पेपर करा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये वही हूबहू पेपर है, ऐसे ही पेपर आपको मिलेंगे। और जो आज का पेपर है ये 12 तारीख को हुआ था, 12 जनवरी को जो पेपर हुआ था सेकेंड मीटिंग में, उसका पेपर है ये। ठीक है, चलिए करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन था कि पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं, ये आपको एनसीईआरटी के नोट्स में पूरी तरीके से मिलेगा। कौन से फल सब्जी भारत के हैं, कौन से फल सब्जी भारत के नहीं हैं। ठीक है, तो जो इसका जैसे ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, आम और केला। आम और केला कहाँ के हैं, भारत के हैं। और बाकी आलू हो गया, टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गया, ये कहाँ के हैं, ये भारत के नहीं हैं। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है, एलेक्स केरल में रहता है, वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है। ये भी आपको पूरा एनसीईआरटी के नोट्स में मिलेगा और बाकायदा दिया हुआ है। आप वहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो एलेक्स केरल में रहने वाला एक व्यक्ति है। वह इसमें क्या है कि एलेक्स केरल में रहता है, उसने अपने आंगन में नारियल और टेपियोका लगा रखा है। वो कहता है कि अगर नारियल और के साथ टेपियोका को मिलाकर एक चटनी मिल जाए तो वहाँ के लोग जो इडली वगैरह खाते हैं, इसमें उनको बहुत लाजवाब भोजन हो जाएगा। तो इस तरीके जो एनसीईआरटी में फैक्ट हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है, जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नारियल और टेपियोका। ठीक है, ये उसके आंगन में उगाया जा सकता है। एलेक्स कहाँ रहता है, केरल में रहता है। केरल का जो तटीय तट है, जैसे ये भारत है, अगर इसको भारत को देखें तो भारत है,
तो भारत का जो ये एरिया है यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे वर्षा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे समुद्र का किनारा होने के कारण, वर्षा ज़्यादा होने के कारण क्या उगते हैं, नारियल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ की जो खाद्य पदार्थ है उसमें नारियल का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, तो नारियल हर जगह का एक अपना एक उपयोग होता है, तो वो इसीलिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरसों एवं चावल कहाँ का है। देखो, सरसों का जो बेहतर उपयोग होता है वो किया जाता है जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती, वहाँ पे सरसों उगाए जाते हैं। तो ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछली खाने का एक रिवाज है। कहाँ, JNK में सरसों के तेल में एक मछली खाने का। तो सारे खान पान से रिलेटेड भी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको NCERT के तहत मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, तो कौन कौन से कीड़े हैं। एक तो मधुमक्खी हो गया, कौन कौन से हो गया, मधुमक्खी हो गया, और चींटी हो गया, चींटी हो गया। जंतु में कौन होते हैं, बाघ होता है, बाघ होता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या ना अपने सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती। किसकी आधारित, खनिज तेल आधारित जो ईंधनों के बचत के लिए वो सुझाव देती है, और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं कि हाँ हमको बचत करनी है। वो निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। मतलब अब बताओ उसमें कौन से ऐसे साधन होंगे जिसमें खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत होगी। तो कार व पेट्रोल, इसमें बहुत ज़्यादा खनिज तेल आधारित ईंधन लगे, तो ये से नहीं सही होता। बस एवं मेट्रो रेल, इसमें भी बहुत ज़्यादा खनिज तेल आधारित खनिज तेल ईंधन की आवश्यकता होगी, ये भी नहीं हो सकता। साइकिल और मेट्रो, हाँ साइकिल और मेट्रो, साइकिल और मेट्रो में क्या होता है, मेट्रो किससे चलती है, मेट्रो चलती है बिजली उत्पादन से, और साइकिल, इनमें खनिज तेल नहीं लगता है। तो ये क्या होगा, यही आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। आप इधर देखिए मोटरसाइकिल का भी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो। तो ऐसे कौन से खाद्य सामग्री हैं जो पौधे से न लिए गए हों। कटहल, शहद तो नहीं लिया जाता पौधे से, लेकिन कटहल इसमें पौधे से लिया जाता है, इसलिए ये सही नहीं होगा। दूध, अंडे एवं भुट्टा, भुट्टा क्या होता है, पौधे से लिया जाता है, ये नहीं सही होगा। सरसों, मछली एवं मांस, सरसों क्या है, पौधे से लिया जाता है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। उसके बाद कौन सा है, दूध, शहद एवं अंडे, दूध, शहद और अंडे, अंडे और शहद ये किससे लिए जाते हैं, जंतुओं और कीटों से लिए जाते हैं। शहद मधुमक्खी से लिया जाता है और दूध जंतुओं से लिए जाते हैं। ठीक है, तो अंडे भी मुर्गे से लिए जाते हैं, दूध गाय वगैरह से, गाय, बकरी और भैंस वगैरह से लिया जाता है, तो ये भी हैं जो पौधे से नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। अब आपको ये सोचना है कि लोहार क्या बना सकता है। लोहार हमेशा भारी चीज़ें बनाता है, खास करके लोहार है तो किसकी चीज़ें बनाएगा, लोहा की चीज़ें ज़्यादातर बनाएगा। इसमें हम ढूंढते हैं मिट्टी का मटका नहीं बनाएगा, ईंट कुल्हड़ नहीं बनाएगा, खुरपी, आरी, कुल्हड़, खुरपी, आरी, खुरपी भी बना सकता है, आरी भी, इसमें कुल्हड़ दिया हुआ है। देखते हैं आगे, अंगूठी, आरी, चूड़ी, चूड़ी भी नहीं बनाएगा ये, अंगूठी भी नहीं बनाता है। अंगूठी कौन बनाता है, सोनार बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, सोनार बनाता है। कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी, ईंट और चूड़ी भी नहीं बनाता। तो जो उसका सही आंसर हो सकता है वो खुरपी, आरी और कुल्हड़ हो सकता है। हालांकि कुल्हड़ ये नहीं बनाता है, लेकिन जो इसका आंसर सही हो सकता है वो खुरपी, आरी और कुल्हड़ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोग ने इसी को सही माना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है। क्या, खेले जाने वाले खेलों को चुनना है।
तो क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, इन्होंने कहा कोई एक माँ है वो ये देखती है कि उसका बेटा जो है वो बाहर नहीं जा सकता है और वो घर के अंदर ही कौन कौन से खेल खेल सकती है, जिसके लिए वो चुनाव करती है तो खेल का। तो कौन कौन सा खेल चुनेगी, इसमें कौन सा खेल हो जाएगा? बैडमिंटन, बैडमिंटन बाहर जाके खेलना पड़ेगा, नहीं हो सकता। कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, ये क्या है? ये ऐसे खेल हैं जो कि घर में ही खेले जा सकते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? हमने आपको बताया था कि अगर यह भारत है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब क्या कहता है कि केरल, केरल यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पे आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे केरल है, तो नहीं हो सकता। अगला तट क्या बोलता है? केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। क्या बोलता है? केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। केरल तो यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है और महाराष्ट्र यहाँ पे है, तो तमिलनाडु नहीं है क्योंकि ये है अरब सागर, ये तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र, कर्नाटक तो यहाँ पे है कर्नाटक, ठीक है, लेकिन उड़ीसा यहाँ पे है तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो जो कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात, इसमें तो कोई भी आंसर सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर लग रहा है वो केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र को आप मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो केरल होगा, क्योंकि आप ही जानते हैं कि जो केरल होगा और महाराष्ट्र यहाँ पे है, केरल यहाँ पे है और तमिलनाडु यहाँ पे है, तो तमिलनाडु का कुछ ना कुछ इलाका अरब सागर से लगा हुआ है। हालांकि होता तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इलाका अरब सागर से लगा हुआ है। यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं जिस कारण से, तो इसलिए ये आंसर इसका सही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पहले भी बताया था मैंने, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने अनुवांशिकी के पे अपना प्रयोग किया था। अनुवांशिकी में इन्होंने मटर के पौधे पर एक प्रयोग किया था और बताया था कि जब अगली पीढ़ी का पौधा जाता है, मटर का जो हरा रहता है वो ज़्यादातर पौधे कि जो पत्तियां होती हैं पीले हो जाती हैं। ठीक है, तो एक अनुवांशिकी को इन्होंने बताया हुआ था। तो एक पौधे का कारण प्रसिद्ध थे, अगर मूल पीढ़ी के मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों का रंग कौन सा, प्रक्षेपण कौन सा था? तो इनका जो था कि पीले हो जाएंगे, सभी पौधे हरे और पीले मिश्रित रंग से होंगे, गलत है। ज़्यादातर पौधों में पीले बीज ही थे। हाँ, तो ज़्यादातर पौधों में क्या थे? पीले बीज ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? इनका कहना है कौन से पदार्थ हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, मतलब पानी में वो पदार्थ जो घुल जाते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो कैसे हैं? पानी में कौन कौन से पदार्थ हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं? दूध, चीनी और शहद। दूध, चीनी और शहद। ठीक है, ये पूरी तरीके से नहीं घुलता है शहद। तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। पेट्रोल और तारपीन भी नहीं घुलता है, ये ऊपर ही रह जाता है। मिट्टी का तेल, नमक, साबुन। मिट्टी का तेल भी नहीं घुलता है, साबुन भी नहीं घुलता है। चीनी, सिरका और नमक। हाँ, चीनी, सिरका और नमक, ये क्या होता है? ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? चीनी, सिरका और नमक। एलिमिनेशन मेथड का आप थोड़ा सा अगर उपयोग करेंगे तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपका इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा, मतलब आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना। पारंपरिक तरीके से मतलब पुराने ज़माने में लोग जल संग्रहण के लिए क्या उपयोग करते थे? बहुत ज़्यादा एक तालाब बनाते थे। इसीलिए हर गांव में आप देखेंगे, हर गांव में क्या है? एक
तालाब है। तो पहले लोग क्या बनाते थे, एक तालाब बनाते थे, तो तालाब बनाते थे, तो तालाब का मतलब बावड़ी होनी चाहिए। ट्यूबवेल, ट्यूबवेल नहीं, क्या बनाते थे, तालाब बन, बावड़ी, बावड़ी को ही तालाब बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। बोरवेल और हैंडपम्प होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखते हैं क्या सही है। पानी के नल से सीधे पानी पीते हैं, गलत। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता है, जिसके कारण पानी के नल से पानी तो निकलेगा ही नहीं, तो ये गलत है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, नहीं, वे खाना ज़्यादातर क्या लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, इसलिए इस पे बैठकर तो खाएंगे नहीं। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधे रहते हैं, हाँ, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को बेल्ट से बांधे रहते हैं। खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं, ये नहीं है, खड़े रहकर तैरते हुए सोते हैं, हाँ, लेकिन इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक है। कौन से एक पैरा एथलीट हैं जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज चोपड़ा के बारे में ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लवलीना बोरगोहेन ये भी नहीं। साक्षी मलिक, इनके बारे में भी ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, दीपा मलिक, दीपा मलिक क्या था कि दीपा मलिक एक दिव्यांग है, दिव्यांग है दीपा मलिक। और दूसरी बात, ये 60 फुट और जेवेलियन थ्रो के लिए जानी जाती हैं। ये तैराकी भी करती हैं, मोटर रेसलिंग भी करती हैं, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें करती हैं। और ये बहुत सोचने की बात है, दिव्यांग हैं, तो इनके बारे में इस तरीके की बातें की जाती हैं कि दीपा मलिक धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक होंगी। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा दीपा मलिक। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नारकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर छोड़ती है और कोझीकोड 24/11/2020 को पहुंच रही है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है। कह रहा है समय कितना लेती है, 23 से 24 पहुंच रही है। तो हम देख रहे हैं 23, अगर 23 तारीख में देखें तो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें अगर हम 11:50 को घटाते हैं तो कितने बचे, 10 में से 5 गए, 5 क्यों, क्योंकि इधर 1 घंटा आएगा तो 60 आएगा, 6 में से 5 गए 1, तो यहाँ पे बच्चा 3, 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 1, तो ये कितने हुए, 12 घंटे 10 मिनट। ठीक है, ये 12 घंटे 10 मिनट और 17:45 पे पहुँचती है, मतलब 24 को 17:45, तो 17:45 में हम क्या करेंगे, 12:10 को जोड़ देंगे। ठीक है, 12:10 को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 5, 4, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 1, 2, 29 घंटा 55 मिनट की बात है। 29 घंटे 55 मिनट, तो 29 घंटे 55 मिनट आंसर आपका आ गया। ये आंसर सही है, 4th नंबर आंसर इसका सही है। कितना है, 29 घंटा 55 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। वह एवं इन राज्यों के कलाकारिक को संग्रह किया। हरप्रीत को संग्रह किए नीचे विकल्पों को चुनिए। पटचित्र, कलमकारी, मधुबनी। मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है। पटचित्र कहाँ का है और कलमकारी ये दोनों पंजाब और महाराष्ट्र के हैं। नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत हो, मधुबनी बिहार का, ये भी गलत हो गया। कलमकारी पटचित्र वर्ली, वर्ली तो महाराष्ट्र का है लेकिन पटचित्र बिहार का नहीं है। फुलकारी पंजाब का है, मधुबनी और वर्ली ये क्या है, ये पंजाब का है, ये बिहार का है और ये महाराष्ट्र का है। फुलकारी क्या होता है कि पंजाब की जो महिलाएं होती हैं, आप देखोगे वो एक दुपट्टा ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे पे जो पेंटिंग की जाती है
जो कढ़ाई की रहती है वही होते हैं फुलकारी, उसको क्या बोलते हैं? फुलकारी। ठीक है। मधुबनी बिहार की पेंटिंग है। मधुबनी एक जिला भी है बिहार में एक पेंटिंग है मधुबनी, जिसको मधुबनी। वर्ली, वर्ली महाराष्ट्र की एक जनजाति है। वो क्या करती हैं वो जनजातियाँ? वो दीवालों पर एक भित्तिचित्र बनाती हैं, ऐसे ऐसे करके दीवालों पर बना देती हैं, तो वो इसको हम कहते हैं वर्ली। वर्ली वहाँ की जनजाति भी है। तो वर्ली जो है कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की। ठीक है, जो इसका ऑप्शन से हो जाएगा वो सही हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स मिलेगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये सारे एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, कहीं से भी बाहर के क्वेश्चंस नहीं हैं। आप ये मत समझिए कहीं से भी पूछ रहा नहीं, एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अलग राज्य से या कहीं बाहर से कोई लड़का आता है जो आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं, पहले से वहाँ के छात्र हैं। इस अवसर को छात्रों के अनुकूल के कह रहे हैं कि अनुकूलन के बारे में सिखाने के लिए, अनुकूलन के बारे में सिखाने के लिए आप कौन सी गतिविधि का उद्देश्य? स्थानीय छात्रों को नए छात्रों के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा, नहीं, नियमों को साझा करने की बात तो नहीं कही, इससे अनुकूलन नहीं होता। अनुकूलन मतलब मेल मिलाप। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तन और उन्हें कैसे संभाले के बारे में चर्चा करें। हाँ, ये क्या होता है? ये छात्र से एक जुड़ाव पैदा करेगा बच्चों में कि बच्चे कैसे उसके साथ अनुकूलन कर सकें। ठीक है, कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा में अपने पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं, ये भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ज़्यादा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा कीवर्ड को ध्यान रखना है, जो भी ये कीवर्ड हैं, जैसे इसमें कहता है कि मुख्य रूप से अनुकूलन के बारे में बात करता है, तो आपको अनुकूलन कैसे करा सकता है बच्चों को, तो आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है बिना बोले संचार? बिना बोले संचार किसके माध्यम से? चैट के माध्यम से। चैट कहाँ होता है? व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे चैट किया जाता है, तो चैट के माध्यम से बिना बोले संचार संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? कह रहा है कि संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है कौन अभ्यास? तो नदी के पानी के रंग में उसके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसके ऑप्शन भी यही सही हैं। तो जो संरचनावादी दृष्टिकोण क्या है कि बच्चे किसमें अपने आप को संरचनित रूप से उसमें क्रियाशील छात्र की भूमिका निभाएंगे, तो उसे ही संरचनावादी दृष्टिकोण कहेंगे। तो यही है इसका जो आंसर से हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण में जो छात्र व्यस्त है उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या हो सकता है? सक्रिय शिक्षण का मतलब छात्र की भूमिका सबसे ज़्यादा हो। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें। हाँ, अगर छात्र एक दूसरे से इस बात की चर्चा करते हैं कि शिल्प जो पारंपरिक शिल्प है उसका पतन हो रहा है, उसमें जो शिल्पकार उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक सक्रिय शिक्षण की बात करता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्यक्रम में नहीं, शिक्षक द्वारा कोई इसमें भूमिका नहीं होती। जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाए, नहीं, सूची बनाने के बाद एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषा, नहीं, पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषा लिखें, ये बात नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि छात्र क्या करेंगे, उन जो शिल्पकारी खत्म हो रही है उनके शिल्पकारों की आजीविका के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होता है? एक सक्रिय शिक्षण की बात करता है। कैसे शिक्षण की बात करता है? एक सक्रिय शिक्षण की बात करता है कि इसमें सक्रिय शिक्षण में क्या है कि जो छात्र होता है वो एक्टिव मोशन में रहता है। छात्र क्या होता है? एक्टिव मोशन में रहता है, मतलब क्रियाशील रहता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है, मतलब शिक्षक की भूमिका नहीं होती, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य है?
किसकी? पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता है नहीं कि आप इसमें कौन सा एक प्रमाणित कार्य बता सकते हैं। छात्र को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। हाँ, ये कर सकता है, छात्र बिल्कुल कर सकता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पानी की उपलब्धता कम है इसके बारे में आप चर्चा करने की बात कहेंगे, बताएंगे कोई एक ऐसा कार्य बताइए प्रमाणिक कार्य, तो बच्चा क्या करेगा? वो अपने घर पर जाएगा और उसकी चर्चा करेगा कि पानी का संरक्षण करना चाहिए, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, कुछ आदतें हमें बदलनी चाहिए। तो इस प्रकार के आंसर सही हो सकते हैं। आगे भी देख लेते हैं क्या है। छात्रों के अलग सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना। नहीं, छोटा सा बच्चा है यार, अलग सिंचाई प्रणाली कहाँ बनाएगा। तो आगे पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं उन पर चिपकने के लिए स्टिकर लगाना, ये सब कोई बात नहीं होती है। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण भी नहीं करेगा। तो जो इसका सही आंसर होगा, छोटा बच्चा क्या करेगा? वो अपने घर पर जाएगा और इसके बारे में एक चर्चा करेगा, विस्तृत चर्चा करेगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र अपने परिवार के साथ चर्चा करने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें। भाई, बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय आप पढ़ा रहे हैं। तो एक बच्चा पूछता है कि हम सब बोल सकते हैं, तो हमें ईवीएस में ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो आपका जो उद्देश्य है पाठ सिखाने का वो क्या है? कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती हैं, जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। आप बच्चों को ये नहीं बता सकते कि कोई बच्चा दिव्यांग क्यों है क्योंकि वो सुन और बोल नहीं सकता। कोई सुनने या बोलने या दिव्यांग होने से कमज़ोर नहीं होता है, ये हमारे यहाँ बताया जाता है। और समावेशी शिक्षा की बात होती है तो इस तरीके की चीज़ें गलत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। ठीक, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। कैसे बने? समावेशी कैसे बने। तो ये इस प्रकार का आंसर सही हो जाएगा कि शिक्षक क्या बताना चाहता है बच्चों को कि आपको जो ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, एक अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके के लोग मिल जाते हैं तो आप उनसे समावेशी कैसे बन सकते हैं या उनसे संवाद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? शाहमीर क्या पूछता है? अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा कहाँ है? अंतरिक्ष में है। शामिर कहता, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा था कि वहाँ से धरती को वो देख सकती हैं। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती ग्लोब जैसी नजर आई। वो ग्लोब लिए रहे थे, कहती है ग्लोब है, एक ग्लोब जैसी पृथ्वी नजर आ रही है। तो उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। इनमें कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो शाहमीर का प्रश्न क्या था कि अंतरिक्ष कहाँ है, ये शाहमीर का प्रश्न है। तो कौन सा प्रश्न इसको मदद करेगा हल करने में? यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? आप उन्हें अंतरिक्ष में रखेंगे। तो इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो तो ये सही होना चाहिए। जिसका प्रश्न है कि आप कहाँ रखेंगे? अंतरिक्ष में रखेंगे। देख लेते हैं आगे कभी। अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? नहीं, ये उसका अंतरिक्ष कहाँ है का आंसर नहीं, सहायता नहीं करें। क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो यही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है? अब कहता है कि मापने योग्य प्राप्य है, आपको इस पे ध्यान देना है। तो छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। ये छात्रों को ये कौन सा बांध मापने योग्य है? कोई मापने योग्य है। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। हाँ, ये क्या मापने योग्य प्राप्य है कि जो नदी पर बनाया गया बांध है इसका बांध से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मापने योग्य है। तो ये इसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हो तो अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाते हैं। ये वही क्वेश्चन है जैसे गोंद वाला पूछा जाता था कि आप एक बोतल गोंद लाते हैं, यहाँ पे 15 चार्ट पेपर लाते हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना, उसमें तक गोंद को किफ़ायती तरीके से उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उनके संसाधन के संरक्षण पर विचार करने की सबसे कम मदद करेगी? आपको ये चीज़ ध्यान देना है। वहाँ पे क्या क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे आप? सबसे ज़्यादा तो सबसे कम मदद करेगी या जिनकी मात्रा बहुत सीमित है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा उन परियोजनाओं पर चर्चा करें जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है? ये सबसे उपयुक्त होगा, ये सबसे उपयुक्त होगा, इसलिए तो हो नहीं सकता है। नहीं हुआ जो नए परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों का मंथन, ये भी उपयुक्त होगा। छात्रों को साझा रजिस्टर में लिखने के लिए, ये भी उपयुक्त होगा। तो इसका जो सबसे कम वाली बात है वो यहाँ पे से हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा ये से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 क्या कहता है कि प्रयोग में हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। हम कोई प्रयोग करते हैं उसमें हम विशिष्ट निष्कर्ष क्यों प्राप्त कर पाते हैं? तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के निम्नलिखित से कौन से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं? ये कह रहा है उदाहरण बताना, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। इससे एक विशिष्ट निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि सबके कान अलग होते हैं। जैसे सांप के कान ही नहीं होते हैं, वो पक्षियों के अलग होते हैं, मनुष्य के और जानवर के। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है। जैसे कि क्या है कि बाघ हमसे 6 गुना ज़्यादा सुन सकता है, उसके कान एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, ये नहीं है। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, हाँ, ये इससे एक विशिष्ट निकल सकता है। मतलब कि एक ही निकलेगा, चाहे यहाँ के पानी के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध निकालना हो, चाहे अमेरिका के निकालना हो, हर जगह ये चीज़ें सेम ही रहेंगी। जिसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में, किसके लिए? शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? तो कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक है? क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? भाई, माता पिता के बीच और आपके बीच समानता होगी तो ये किसको दिखाता है? अनुवांशिकी को दिखाता है। किसको दिखाता है? अनुवांशिकी को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शैक्षिक उद्देश्य, क्या छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभावों के बारे में बता सकेंगे? भाई छात्र, आपका ये मेरा उद्देश्य था कि छात्र जो हैं फसलों, जो भी फसल है उन पे जो खरपतवार का प्रभाव होता है उसके बारे में बता सकेंगे। तो हमने कोई एक ऐसा प्रश्न दिया कि शैक्षिक उद्देश्य सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है। आपने जब टीचिंग किया था तो टीचिंग में आपने शैक्षिक उद्देश्य निकालने के लिए बच्चों से जो क्वेश्चंस करते थे, ये वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये टीएलएम का क्वेश्चन है कि आप अपने शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप कैसे क्वेश्चंस करते थे। क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सकें? आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए, ये भी नहीं बात करता। खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के किस यंत्रों का, ये किस यंत्रों की बात करता है। उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? तो आप बताते हैं। तो बच्चा बताता था, जब आप ये क्वेश्चन पूछते थे तो बच्चा क्या बताता था कि जो पौधों की वृद्धि रुकने का कारण है कि वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में क्या घास उग जाती, वही घास जो खरपतवार होती है, ये क्या करती हैं? पौधों को उगने नहीं देती थी। तो ये आपका सही आंसर होता है। ठीक है, अगर आप टीचिंग करते थे तो ये आंसर आपके लिए सही था। वहाँ से भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता, बहुत बार पूछा गया, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इन संसाधनों का उपयोग सबसे बेहतर है? भाई, क्या समझने के लिए? इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव क्या हुआ, ये समझने के लिए।
या इन घटनाओं के कारण क्या थे ये समझने के लिए। भाई इन घटनाओं का कारण क्या था, अगर हम 3D मॉडल से 3D एनिमेशन से हम बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं कि अगर भूकंप का जो एपी सेंटर था वहाँ से कैसे कैसे भूकंप बाहर आए, तो जो कारण थे हम इसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। भाई खाद्य परीक्षण कैसे किया जाए, कैसे कोई बच्चा कैसे तुम कैसे कर सकते हो, ये इसकी अवधारणा वो सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। भाई खाद्य परीक्षण जैसे मुरब्बा हो गया, दही, घी, पापड़, तो इसमें कौन सा है, ये हो गया मुरब्बा। हम आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ का मुरब्बा बना दिया जाता है तो वो जैसे चाहे सेब का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा बना दिया गया तो वो आंवला ज़्यादा दिन तक स्टोर किया जाता है। तो ये खाद्य परिरक्षण का मतलब क्या होता है, परिरक्षण का मतलब होता है उसको संरक्षित किए रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सुश्री दिव्य ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही हैं। सुश्री दिव्यज्योति ऐसी हैं जो समुदाय से प्राप्त जो उदाहरण हैं विभिन्न समुदायों से लेकर के वो पर्यावरण से चीज़ों के जो उस पर आश्रिता थी उसके लिए विचार वो सिखा रही है। तो कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है, एक डाकघर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, एक परित्यक्त इमारत ऐसा नहीं, एक किराने की दुकान और एक नाली। तो किराने की दुकान इसलिए हो सकता है क्योंकि किराने की दुकान से हम बहुत सारी मात्रा में ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनसे क्या होगा कि हमारे जो आवश्यकता है उनसे ज़्यादा की चीज़ें हैं, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो आपके ये 90 क्वेश्चंस रहे। आपने देखा हमने सारे क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कराए हैं और जो भी ये क्वेश्चंस हैं आपको NCERT के नोट्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा देख करके ही आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें और आगे भी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, NCERT को नोट्स आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।